दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। किस्से कहानियां सुन सुन के बड़े हुए आप और हम, लेकिन फिर न जाने क्यों कहानियां सुनना सुनाना छोड़ दिया। चलिए वापस ले चलता हूं आपको मन के उस कोने में जहां किस्सों कहानियों का घर है। दोस्तों, स्वागत है आपका इस सावन ओरिजिनल शो में, किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर। दोस्तों, मेरी मंडली में एक नई राइटर जुड़ी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। उनका नाम है रश्मि कुलश्रेष्ठ। उन्हीं की लिखी कहानी आज आपको सुना रहा हूं। कहानी का नाम है दर्द दामाद। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी और अंदर कमरा प्याज के पकौड़ों की खुशबू से भरा पड़ा था। कुर्सी पे दोनों पैर चढ़ाए बैठे रमन की आंखें प्लेट में रखे पकौड़ों और ठंडी चाय से लाताल्लुक कभी लेफ्ट जा रही थीं तो कभी राइट। दरअसल प्रीति को फॉलो कर रही थी। ऊपर वाले ने न जाने कौन सी चक्कर घिन्नी दिए पैर में, एक जगह टिक के बात नहीं कर सकती। पता नहीं कौन सी पंचायत शुरू हो गई माँ बेटी के बीच। रमन ने प्रीति को देखते हुए सोचा, देखा तो कैसे हंस हंस के गपियाए जा रहे हैं देवी जी। इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि हम अकेले बैठे हैं। सोचते हुए रमन ने पकौड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। काफी देर बाद जब रमन तीसरी बार खांसा तो प्रीति ने फोन रखा। होठों पे 2.5 इंच मुस्कान सजा के बोली, मुबारक हो जी। मुबारक किस बात की? रमन ने पूछा। मंजली का रिश्ता लग गया। लड़का लाखों में एक है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, गुड लुकिंग है, आकाश नाम है उसका। इस विशालकाय वर्णन को सोचते सोचते रमन की गर्दन ऐसे ऊपर उठी जैसे कोई ऊंची प्रतिमा देख रहा हो। कैसे तारीफ हो रही है। हमारी तारीफ में तो कभी 2 बोल भी नहीं फूटे। अरे हमसे बेहतर कोई दामाद हो सकता है क्या? लेकिन बात वही है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। रमन ने मन ही मन सोचा। कानपुर वाली बुआ, कश्मीर वाले मामा, केरल वाले ताऊ जी, सब जगह लड़के की फोटो पहुंच गई। रमन ने भी देखी थी एक बार। अब तो क्या फोन क्या घर, सब जगह बस एक ही नाम सुनाई देता, आकाश। और तो और रमन की छाती पे मूंग दलने एक रोज पूरी ससुराल आदम की। और फिर तो आकाश का ऐसा बखान हुआ तो रमन को लगने लगा जैसे आकाश सामने बैठा उसको चिढ़ा रहा हो, भैया मैं हूं आकाश और तुम हो पाताल। बेटा रमन, अब तेरा वक्त खत्म, क्योंकि नया आएगा ना तो तू पुराना हो जाएगा। रमन ने फौरन उस काल्पनिक नवनिर्वाचित दामाद से कहा, तुम तो नए हो बेटा, हमारा रुतबा नहीं जानते। चार्मिंग, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, सारी खूबियां हैं हम में। अरे ससुराल के नगीने हैं हम, नगीने। दावों के बाद भी आकाश नाम की गूंज ने रमन के मन में शंका का डंका बजा दिया। वो डर गया कि कहीं इकलौते दामाद की रियासत में सेंध तो नहीं लगा रहा था ये नया चिड़ीमार। हर बार डर के आगे जीत नहीं होती, कभी कभी डर के आगे हार भी होती है, जिसको उर्दू में शिकस्त, अंग्रेजी में डिफीट और हिंदी में पराजय बोलते हैं। लेकिन ऐसे हारना नहीं चाहता था रमन। न जाने कहां से फंस गए। या तो प्रीति इकलौती बहन होती और या फिर हमारे फौरन बाद मंजली की शादी हो जाती, रमन अक्सर सोचता। ससुराल की मौज के बाद रमन को आकाश से खतरा महसूस हो रहा था। क्या दिन थे वो भी, क्या पूछ थी ससुराल में। हर वीकेंड पे इंतजार होता और सासू माँ तो पलकें बिछाए रहती थी। मंजली और छुटकी दिन भर जीजू 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 करके पीछे लगी रहती थी। ससुराल नहीं, रियासत थी, रियासत। वाकई क्या दिन थे वो। रमन जब यादों के समंदर में गोते लगाता तो आकाश नाम की शार्क से डर के बाहर निकल आता। रमन उस इंसान से खौफजदा था जिसको उसने सिर्फ देखा था। लेकिन छुटकी के बर्थडे वाले दिन रमन का अपने होने वाले राइवल यानी
आकाश यानी आने वाले छोटे दामाद से सामना हो ही गया। बर्थडे पे रमन ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी फेवरेट बेंत की चेयर पे बैठा आकाश छुटकी के साथ कोई एल्बम देख रहा था और चुटकी बत्तीसी दिखा दिखा के कोई किस्सा भी सुना रही थी। रमन ने आकाश और छुटकी को चोर नजर से देखा, ससुर जी से नमस्ते की और उस सोफे पे बैठ गया जिसको वो घोर नापसंद करता था। ये आकाश है बेटा, और आकाश ये हमारे बड़े दामाद रमन, ससुर जी ने कहा। इतना भी खास नहीं है, तारीफ तो ऐसे हो रही थी जैसे सुरखाब के पर लगे हूँ। नहीं तो स्माइल करते हुए मनी मन रमन आकाश का पोस्टमार्टम करने लगा। तभी ससुर जी ने टोका, अरे बेटा चाय पियो, ठंडी हो रही है। रमन ने चाय उठाई और एक सांस में गटक गया। ठंडी चाय से अंदर तक जल भुन गया था वो। घर के पुराने सामान की तरह खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था रमन। इतने सारे लोग थे लेकिन वो चुपचाप कोने में बैठा रहा। दिल में तो आया कि उठ के चल दे, लेकिन नहीं गया। क्या करता बेचारा, डिनर लग चुका था, उसको शाम से भूख लगी थी और अब तो पेट में चूहों ने घुड़दौड़ शुरू कर दी थी। आकाश ऐसा है, आकाश वैसा है, ऐसे वैसे के चक्कर में बेचारे रमन की ऐसी तैसी हो चुकी थी। ये आकाश ना एकदम भीतर तक घुसपैठ कर चुका था। रमन ने फैसला कर लिया, बस बेटा रमन, अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, इससे पहले कि तू डूबे कूदी मार और निकल जाए इस तूफान से। रमन फैसला ले चुका था, आकाश को हरा के दामाद शिप बचाने का फैसला। डर के काले बादल तितर बितर हो चुके थे। अब हौसला आंखों में टिमटिमा रहा था। अब तो रमन ने सोच लिया कि करेंगे या मरेंगे। सोचता रहा। आखिरकार एक धांसू सा आइडिया आ गया। बेटा अगर अपनी दामाद शिप हासिल करनी है ना, तो उन लोगों को जताओ कि तुम दामाद हो। मिशन को फुल प्रोफेशनल अंदाज में अंजाम देने के लिए रमन ने बेडरूम में लटके कैलेंडर पे एक तारीख का गोल निशान बनाया और खुद को ऑल द बेस्ट विश किया। फिर चेहरे पे गुस्से का नकाब ओढ़ के रूम से बाहर निकला ही था कि सामने सास ससुर दिख गए। ओफो, इनको भी आज ही आना था, रमन ने सोचा और खुद को रोल में वापस लाकर ससुर जी के सामने पहुंचा ही था कि जबान फिसल गई। अरे वाह पापा जी, आज ही मैं याद कर रहा था। अरे बेटा याद करोगे तो आएंगे नहीं क्या, ससुर जी ने कहा। तेरे की पहले अटेम्प्ट में फेल। धीमे से खुद को लताड़ा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, और सब बढ़िया ना? हाँ बस जुकाम हो गया बेचारे आकाश को। 2 मिनट बाद रमन ने सीने पे हाथ रखा और ऐसे दर्द भरा मुंह बनाया मानो हार्ट अटैक पड़ गया हो। क्या हुआ, ससुर जी ने पूछा। अचानक यहाँ दर्द होने लगा है, कराहते हुए रमन ने कहा। अरे गैस बन गई होगी, लवण भास का चूरन खा लो, ससुर जी ने कह के मोबाइल में दीदे गड़ा लिए। ये लो बेटा, वहां तो जुकाम पे भी चिंता जताई जा रही है और हमने इतने शदीद दर्द की एक्टिंग की, उसका कुछ नहीं है। हमदर्दी के 2 बोल नहीं फूटे इनसे। चलो मोर उड़ाओ। रमन उठ के बेडरूम में चला गया। तमाम कोशिशों के बाद रमन अपने रोल में ढल ही गया। तभी तो उस दिन फ्री होने के बावजूद जब मंजली साली की कॉल कट करके डोंट डिस्टर्ब आई एम बिजी का मैसेज लिखा तो सेंड करते ही एक मुस्कान खिल गई। उसके बाद तो ना ससुराल की दहलीज पे कदम रखा न कोई बात की। अगर वहां से फोन आया तो बिजी बता के फोन रख दिया। अब ना तो सालियों के सीक्रेट्स शेयर होते, न फोन पे ससुराल का हाल पूछा जाता, और तो और प्रीति से भी ससुराल की कोई बात नहीं होती। छोटी छोटी तमाम जीत हासिल करके न जाने कितनी बार खुद को शाबाशी दी। वेल डन कीप इट अप। रमन खुद को शाबाशी दे रहा था। उसे अब लग रहा था कि जीत बस 2 कदम की दूरी पे है, लेकिन वो गलत था। एक रात डिनर के बाद प्रीति ने रमन की फेवरेट फिल्टर कॉफी बना के उसको दी। रमन ने एक सिप भरा ही था कि प्रीति ने सवाल पूछ लिया, ऑफिस में बहुत प्रेशर है क्या?
अभी रमन कुछ बोलता कि उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। पापा, चुटकी, माँ सब कह रहे थे आप बदलते जा रहे हैं, एकदम कट हो गए सबसे। और आकाश को देखो कितना मिलनसार है, कितना हंसमुख है। प्रीति की बात सुनते ही रमन खुद को लताड़ने लगा। ये ले बेटा, ये ले, बड़े 30 मार्का बन रहे थे ना, क्या हुआ, उड़ गए ना तोते। उन लोगों की नजरों में तुम हीरो नहीं विलन बनते जा रहे हो। अब ये धनिया तुमने बोया है तो जल्दी काटो इसको। बस फिर क्या था, रमन बाबू ने अपना एटीट्यूड रिवर्स मोड में डाला और ससुराल जाके अपने पैर जमा दिए। इस बार स्माइल थोड़ी बड़ी हो गई। छुटकी मछली के साथ ज्यादा बातें बनने लगी। ससुर जी की हाँ में हाँ मिलाई जाने लगी। सासू माँ के हर खाने की तारीफ पे तारीफ की जाने लगी। अब तो मछली की शादी में डेकोरेशन पे डिस्कशन चलता था, या मेन्यू लिस्ट बनाई जाती, या फिर कपड़े, गिफ्ट, मिठाइयों जैसी तमाम चीजों के अरेंजमेंट होते तो सबके बीच बस एक ही नाम सुनाई देता, जी हाँ, रमन का। जीजू बताओ ना, मैं ये पहनूं या ये वाली। छुटकी अपनी ड्रेस का सिलेक्शन रमन से ही करवाती। अरे बेटा, बारातियों को गिफ्ट क्या दिया जाए, बारात की खातिरदारी जैसे मुद्दों पे रमन की राय ली जाती। बेटा, केटरिंग वाले से तुम्हें डील करना। और तो और जिम्मेदारियां भी रमन के कंधों पे डाल दी जा रही थी। अब तो क्या फोन, क्या घर, हर जगह आकाश के बजाय रमन का नाम गूंजने लगा। कानपुर वाली बुआ, कश्मीर वाले मामा, केरल वाले ताऊजी, सब के यहाँ फोन मिला मिला के रमन की तारीफों की जो झड़ी लगती कि रमन फौरन चने के झाड़ पे चढ़ जाता। आजकल के टाइम में हम जैसा दामाद मिलेगा क्या? न दामाद से ज्यादा, न बेटे से कम, दामादों में सबसे उत्तम है हम। जब खुशी दिमाग पे चढ़ जाती ना, तो रमन की जबान से कुछ ऐसी ही बातें निकल जाया करती। अब तो सास एक तारीफ करती, रमन 2 काम करता। ससुर जी एक जिम्मेदारी सौंपते, रमन एक और निभा देता बोनस में। एक बार फिर से सबका फेवरेट बन गया था रमन। जब सबकी जबान पे अपना नाम सुनता तो रमन की आंखों में जीत के दिए टिमटिमाने लगते। लेकिन फिर भी एक डर सता रहा था कि जब इस कमबख्त आकाश नाम का सूरज चमकेगा तो क्या होगा। शादी की रौनक में डूबे ससुराल में इधर शगुन गीत गूंज रहे थे, उधर लड़कियों की हंसी ठिठोली, तो उधर बड़े बुजुर्गों के जोरदार ठहाके। इन सब से बेखबर तीसरी मंजिल के छज्जे पे खड़ा रमन बिजली वाली झालर लगा रहा था कि तभी नीचे खड़े ससुर जी ने पूछा, रमन वो फूल वाला कितनी देर में आएगा? आधे घंटे में, रमन ने चिल्ला के जवाब दिया। पूरा घर एंजॉय कर रहा था, बस इकलौता रमन ही था जो बैल की तरह काम किए जा रहा था। फुर्सत पाके जरा देर बैठा ही था कि भीतर से ससुर जी ने फिर रमन को बुलवाया। राम कसम, जरा देर चैन से नहीं जीने देते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब तो तुम पूरे घर में छाए रहते हो, तो भाई कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। रमन ने खुद को हिम्मत बंधाई और चल दिया ससुर जी के फरमान को अंजाम देने। रास्ते में जाते जाते जूनागढ़ वाली बुआ की चाय की डिमांड, इलाहाबाद वाले भैया की लॉन्ड्री की रिक्वायरमेंट और भी बहुत सारे काम टरका के ससुर जी के पास पहुंच गया। बेटा, ये शादी में लगने वाले रुपए हैं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी मैं, रमन ने कहा। अरे तुम नहीं तो और कौन करेगा भाई, इकलौते दामाद हो मैं। ससुर जी उससे कह रहे थे और वो प्रफुल्लित होकर खुद को शाबाशी दे रहा था। क्या बात है रमन, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। 4 इंची स्माइल लिए, 52 इंच का सीना फुलाए, चुनाव में जीते हुए नेता की तरह रमन शादी की हर जिम्मेदारी निभाए जा रहा था। ससुर जी जब भी बारातियों से रमन को मिलवाते तो जो तारीफों के पुल बांधते कि हावड़ा ब्रिज भी फेल। क्या बात है रमन, अब तो आकाश हो या प्रकाश, कोई तुमको डिगा नहीं सकता। मंडप के सामने आकाश को एक टक देखते हुए रमन बाबू फुल कॉन्फिडेंस में सोचे जा रहे थे। फेरे होने के साथ ही इधर आकाश सर्टिफाइड दामाद बन गया और उधर रमन बाबू का पासा पलट गया। सारे रिश्तेदार एक सुर में आकाश की तारीफ करने लगे।
मुंबई वाली मौसी ने रमन की स्माइल को इग्नोर किया और आकाश की तरफ स्माइल करती हुई चली गई। और वो कलकत्ता वाले चाचा, वो भी थाली के बैगन की तरह आकाश के खेमे में चले गए। और छुटकी तो जूता चुराई में मिलने वाले गिफ्ट को ऐसे देख रही थी जैसे रमन ने खुद उसको अपनी जूता चुराई 11 रुपए दिए हो बस। ये आकाश नाम का काल सर्प योग फिर से कुंडली जमा के बैठ गया। इतने दिन जो हम खटते रहे ना, सब बर्बाद हो गया। रमन बेचारा अपनी हार का फिर से शोक मनाने लगा। हाथ आई जीत, मुंह चिढ़ा के भाग गई। एक बार फिर रियासत छिनने का खतरा मंडराने लगा। करारी हार ने रमन के चेहरे का नूर ही चुरा लिया। कल तक का चांद जरा शंजरा आज वीरान हो गया। शादी हुए दिन तो कई गुजर गए, लेकिन रमन इस सदमे से उबर नहीं पाया। क्या क्या नहीं किया हमने, नखरे दिखाए, नौकर बने, पर नतीजा क्या निकला? नील बटे सन्नाटा। रमन अक्सर खुद को कोसता। अब न तो आकाश की बातों में इंटरेस्ट था, ना दामादशिप हासिल करने में। एक शाम बेडरूम में रमन उसी कैलेंडर को देखे जा रहा था। तभी प्रीति कमरे में रमन के कपड़े लिए दाखिल हुई। ये लीजिए, तैयार हो जाइए। रमन इतना उदास था कि क्यों भी नहीं पूछा गया। मंजली और आकाश को इनवाइट किया गया ना, तो हमें भी तो जाना है, प्रीति ने कहा तो रमन का बीपी हाई हो गया। तुम्हें जाओ अपने मायके, तुम्हारे मायके की वजह से हम डिप्रेशन में आ गए। रमन ने सोचा और फिर खुद को संभाल के चुपचाप तैयार हो गया साक्षात हार का सामना करने के लिए। दिल पे पत्थर रख के भारी कदमों से ससुराल की दहलीज पे पहुंचा ही था कि आकाश से सामना हो गया और उस पे निगाह पड़ते ही वो चौंक गया। आकाश के चेहरे से चमक क्यों नदारद है? ये क्यों नहीं खिलखिला रहा है जैसे हमारी सोच में आके हंसता था राक्षस की तरह? आखिर क्या हो गया ऐसा? सोचते सोचते रमन की निगाह एक नए चेहरे पे पड़ी। आए, ये कौन है जिनके आगे आकाश भी मौन है? पापा जी, इन्हें पहचाना नहीं? थोड़ी देर तक जब सब्र नहीं हुआ तो रमन ने पूछ ही लिया। अरे हाँ, मैं तो बताने भूल गया, ये पीयूष है। अरे भाई, छुटकी का मंगेतर है। ये बताते हुए ससुर जी का सीना गर्व से यूं फूला जैसे कोई मैदान जीत के आए हों। उनका जवाब सुन के रमन एकदम सन्न हो गया। रमन ने एक निगाह उस चमकते चेहरे पे डाली और अगली आकाश पे। उनके मन में हमदर्दी जाग गई। अरे अभी तो ससुराल के मजे नहीं लूटे थे। न सास ससुर का दुलार मिला, न साली का टेंशन। अभी नए दामाद वाले एक्सपीरियंस भी नहीं किए थे कि इस दूसरे नए दामाद की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। इससे बेहतर तो भैया हम रहे। अब इस बेचारे से हमको कोई बैर नहीं है। रमन और आकाश चुपचाप नए दामाद की आओ भगत देखते रहे। अब रमन की समझ में आ चुका था कि यह रिश्तेदारी का नियम है। नए दामाद आएंगे तो पुराने और पुराने हो जाएंगे। ससुराल में अब ना रमन राग गूंज रहा था और ना आकाशवाणी। अब तो पीयूष वर्षा हो रही थी। तो भाई, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है आपको कहानी उतनी मजेदार लगी होगी, उतनी पसंद आई होगी जितनी मुझको आई और जितना मुझको इसे सुनाने में मजा आया। आप सुन रहे हैं सावन ओरिजिनल शो किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ सावन पर।